In today's class we'll be talking about clause. आज का जो हमारा क्लास है वो है clause के बारे में. So पिछले क्लास में हमने किया था sentence definition और sentence parts. ठीक है, sentence का definition हमने किस तरह किया था? A group of words that are arranged logically, grammatically and give complete sense. We call them sentence. Okay, and sentence has two parts. We have the subject and the predicate, which we discussed in the previous class. Okay, and today's class we'll be talking about clause. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है clause. What is clause? याद रखें, लफ्ज़ clause का जो origin है ये Latin जुबान से हुआ है. It came from a Latin word, and that is clause. It is clause. And clause means closed or shut. Clause का लफ्ज़ी मानी क्या है? बंद. What is that? बंद. Clause original meaning is closed. ठीक है. Now pronunciation of clause. Clause के तीन तलफ़ुज़ हैं. या तो आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे close, इसको आप थोड़ा ग्रेव साउंड में कहेंगे, you'll say close, right? और आप इस तरह प्रोनाउंस करेंगे अमेरिकन इंग्लिश में clause. Are you getting it? और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में clause कहेंगे, clause. Okay? So close and close. Three pronunciation are there of this word. Clause जो हैं वो है a group of related words. A group of related words which contain a subject and a verb is called clause. एक definition ऐसा है कि अल्फाजों का वो मजमुआ जिसमें subject हो और verb हो उसको हम clause कहते हैं. What we call it? Clause. But other definition, which is another one, I'll put it here that you should understand it very easily. A part of a sentence or a sentence itself which contains a subject and a verb. इसको भी हम क्लॉज कहते हैं. ठीक है, जुमले का वो हिस्सा या खुद एक जुमला. कभी कभी क्लॉज एक कंप्लीट जुमला भी बनता है, राइट? सो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और सेंटेंस इटसेल्फ, यानी जुमला का एक हिस्सा, जुमले का वो हिस्सा या खुद एक जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज. Are you getting it? For example, look at here. If I say he is going to school, एग्जाम्पल को देख लें. he is going to school, वो स्कूल जा रहा है. याद रखें ये सब्जेक्ट ही है, इसमें हमने सब्जेक्ट का डिफिनीशन किया था. सब्जेक्ट और इज गोइंग, यहां तक इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज. व्हाट इज दिस? इट इज अ क्लोज. और यहां से यहां तक ये एक जुमला है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जब इकट्ठे हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज. यानी जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज. दैट इज कॉल्ड क्लोज. और यहां पर मैंने एक और चीज भी नोट कर लिया, पर मैंने लिखा है अ सेंटेंस इटसेल्फ. कभी कभी एक क्लॉज जो है वो मुकम्मल सेंटेंस हो सकता है या मुकम्मल सेंटेंस बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू हियर एग्जाम्पल, ही स्माइल्ड, वो हंसने लगा. ही स्माइल्ड. तो यहां पर सब्जेक्ट, ये एक जुमला है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए ये एक क्लॉज है. याद रखें एक क्लॉज एक जुमला भी हो सकता है, राइट? आर यू गेटिंग दिस? सो व्हाट इज अ क्लॉज? अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which contains a subject or a verb.
जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल हो। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लॉज। ग्रामर में क्लॉज की खुसूसियात 4 है। देयर आर 4 characteristics of a clause. Then we will discuss them in very detail later on. Types of clause we'll discuss them. ठीक है, इसके बाद में जो है हम क्लॉज के अक़साम करेंगे। से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लॉज, ग्रामर में क्लॉज की खसूसियात 4 है, याद रखें इसको। A clause must contain a verb and a subject. The video is right? Okay. A clause must contain a verb and a subject. एक क्लॉज में लाजमी एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। Are you getting what I'm saying? Okay, next one, a clause sometime acts like a complete sentence. कभी कभार इस तरह भी हो सकता है कि एक जो क्लॉज है वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है। So that's actually the second characteristics of a clause. Second, a clause may stand alone or may not. इसका क्या मतलब है? एक clause जो है वो अक्सर कंप्लीट मानी देता है और कभी कभी एक clause इस तरह भी हो सकता है, वो बाद में हम करेंगे काइंड्स में, कि उसके लिए दूसरी clause की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना मानी मुकम्मल कर ले। Are you getting what I'm saying? A clause may stand alone, इसका मतलब है कि वो अकेला मुकम्मल मानी दे सकता है, लेकिन कभी कभार इस तरह भी हो सकता है या अक्सर वक्त इस तरह भी हो सकता है कि ऐसे क्लॉज भी हैं जो बाद में हम करेंगे, राइट? ऐसे क्लॉजेस भी हैं जिसके लिए दूसरे क्लास की ज़रूरत हो ताकि वो अपना मानी कंप्लीट कर ले। So therefore we say a clause may stand alone or may not. ठीक है? और 4 जो है, a clause may end with a comma or a full stop. एक क्लॉज जो है अगर सेंटेंस कंपाउंड है, अगर सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ज्यादातर जो क्लॉजेस आते हैं तो वो कामा पर खत्म हो जाते हैं। और कभी जब अकेला एक क्लॉज आ जाए और वो मुकम्मल सेंटेंस बन जाए तो फिर वो फुल स्टॉप पर खत्म हो जाता है, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है ही स्माइल, यहां पर फुल स्टॉप है, राइट? सो अ क्लॉज मे एंड विद अ कॉमा और अ फुल स्टॉप। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लॉज। ओके, सो यानी क्लॉज जो है उसमें लाजमी सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, सही है। और कभी कभी एक क्लॉज जो है वो एक मुकम्मल जुमला भी बन सकता है, एक मुकम्मल सेंटेंस भी बन सकता है, ठीक है। और क्लॉज जो है वो अक्सर मुकम्मल मानी देता है, लेकिन बाज़ वक्त उसको दूसरी क्लॉज की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना मानी कंप्लीट कर ले, ठीक है। इसी तरह क्लॉज अक्सर कामा पर ख़त्म हो जाती हैं या फुल स्टॉप पर। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन एंड वी विल गो फर्दर इनटू द क्लॉसेस वेरी डिटेल, राइट? Now clause. There are 2 types of clause. Clause के 2 बड़े अक़साम हैं, ठीक है। Now we are discussing them in very detail, right? There are 2 types of clause. One is called dependent clause. Dependent. One is called independent clause. A dependent clause and independent clause. यानी एक क्लॉज जो है या तो वो डिपेंडेंट होगा या तो वो इंडिपेंडेंट होगा, राइट? अ क्लॉज मे बी डिपेंडेंट क्लॉज और मे बी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, बिफोर गोइंग टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट यू शुड अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ क्लॉज। व्हाट इज कॉल्ड दैट एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक जुमला लिख लूं, फॉर एग्जांपल, ही is sleeping in the room.
ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वो कमरे में सो रहा है। ठीक है, यहां पर एक जुमला। तो अब इसके बाद जो है हम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज करेंगे, राइट। सो ही इज स्लीपिंग इन द रूम। नाउ लुक एट हियर, क्लॉज जो है हमने क्या कहा था कि सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, ही जो है ये सब्जेक्ट है और ए स्लीपिंग जो है ये वर्ब है। सो ही से लेकर स्लीपिंग तक ये क्या है, क्लॉज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस को विदाउट अ क्लॉज, जिस तरह हमने रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट किया था, वो प्रेडिकेट था। ठीक है, यहां पर इसको हम कहते हैं फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? कौन सा फ्रेज है वो बाद में इस पर बात करेंगे अगली क्लासों में। ठीक है, फ्रेज क्या है, फ्रेज से आसाम कितने हैं, हम अभी इस क्लास में हम सिर्फ क्लॉजेस करते हैं। ठीक है, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, तो यहां पर क्लॉज जो है वो है सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसको हम क्लॉज कहते हैं। अगर रेस्ट वर्ड्स आ जाएं उसको हम फिर क्या कहेंगे, फ्रेज, चाहे वो एक वर्ड क्यों ना हो। मसलन अगर मैं कहूं यहां पर ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है, ही इज अ स्टूडेंट। तो ही और इज मैन वर्ब है और ही सब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक क्या है, ये है क्लोज, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज। और ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। याद रखिए, क्या कहेंगे, फ्रेज। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे। बाद स्टूडेंट ये कहेंगे सर ये तो कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, वो फ्रेज में है। फ्रेज, ये जो फ्रेज है या तो ये सब्जेक्ट होगा, या तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो ये एडवर्ब होगा, वो बाद में करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग देम इन डिटेल लेटर ऑन। फर्स्ट वी हैव टू फिनिश डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। मसलन मैं एक दूसरा जुमला यहां पर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अनदर वन सेंटेंस, लेट मी राइट इट। असलम राइट्स अ लेटर। यहां पर कौन सा क्लॉज है, असलम राइट्स अ लेटर। ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कौन सा दो लफ्ज जो है वो क्लॉज बनाता है जी, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी असलम राइट्स, इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज। ये क्लॉज है। ठीक है, अभी ये लेटर क्या है, हमें पता है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर इसको हम फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेज। फिर बाद में करेंगे कि ये फ्रेज ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है या वर्ब है या एडवर्ब है, व्हाटएवर इज देयर, राइट। सो रिमेंबर, यानी क्लॉज के अलावा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, यानी क्लॉज के अलावा जो भी जुमला आ जाए वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। फिर चाहे ये प्रेज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, चाहे वो कंप्लीमेंट होगा, विल डिस्कस देम लेटर ऑन। Are you getting this? So remember, this is very much important. अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर वो कंफ्यूज होते हैं, राइट। सो गिव मी द इरेजर प्लीज। ओके, नाउ do you want to write? Should I erase it? Okay, so it is very easy. Now coming to dependent and independent clause. Dependent और independent clause में क्या फर्क है, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बाज लोग डिपेंडेंट कहते हैं और बाज लोग इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, राइट। सो व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज? आई विल पुट इट हियर। व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज? अ क्लॉज दैट कैन नॉट stand alone but needs an independent clause to complete
द मीनिंग। डिपेंडेंट क्लॉज किस क्लॉज को कहते हैं? अ क्लॉज, ओपन द डोर प्लीज, अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन बट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग। ऐसा क्लॉज जो अकेला मुकम्मल मानी, यानी अकेला जो है वो अब सेंस या वो आइडिया या वो मानी को कंप्लीट नहीं कर सकता और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत हो। किस चीज का? इंडिपेंडेंट क्लॉज का। तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, फॉर एग्जाम्पल, look at here example. If I give you example, if I work hard, look at to the board please. If I work hard, अगर मैं सख्त मेहनत करूं, तो यहां पर यह भी एक क्लॉज है क्योंकि इसमें भी I सब्जेक्ट है और वर्क वर्ब है। यह भी एक क्लॉज है, राइट? इट इज ऑल्सो क्लॉज, but it needs an independent clause to complete its meaning. अगर मैं मेहनत करूं तो ये मुकम्मल जुमला है, मुकम्मल सेंस देता है। No, it needs independent clause. You will say if I work hard, I will pass my exam. If I work hard, I will pass my exam. तो यहां पर नोट कर ले, ये जो क्लॉज है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है जो दूसरे क्लॉज पर इन्हिसार करता है, ठीक है? जिसको दूसरी क्लॉज की जरूरत हो उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, नाउ कमिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेट मी राइट द मीनिंग definition, then we will discuss them with examples and detail. Okay, so a clause that can stand alone, it does not need another clause. ऐसा clause, look at here guys, later on you will write, ऐसा clause जिसको किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत ना हो, वो खुद मानी दे सकता है, मुकम्मल कंप्लीट सेंस दे सकता है। मसलन इफ आई से हियर, लेट मी गिव यू एग्जांपल, ही लाफ्ड, वो हंसने लगा या वो हंसा, सो ही लाफ्ड। यहां पर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। सो देयरफॉर वी से दैट दिस क्लॉज इज अ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हाई? बिकॉज इट कैन स्टैंड अलोन, क्योंकि ये अपना मानी मुकम्मल देख सकता है। सो देयरफॉर वी से इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओ सॉरी, क्लॉज। ओके, सो डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जिसको दूसरे क्लॉज की जरूरत हो। इंडिपेंडेंट वो क्लॉज है, यानी वो सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है? हमने कहा था कि क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब को कहते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ठीक है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अलोन खड़ा हो सकता है, यानी वो सेंटेंस का मानी दे सकता है। मसलन इफ आई से शी वेंट टू स्कूल, तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आर यू गेटिंग इट? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल इफ आई से डिपेंडेंट क्लॉज वो है जिसको, याद रखें, डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मसलन बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, तो क्या हुआ? ही डिड नॉट टेक द क्लास, उसने क्लास नहीं लिया। सो बिकॉज ही वॉज इल, ये कौन सा क्लॉज है? अ डिपेंडेंट क्लॉज। ही डिड नॉट टेक क्लास इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। याद रखे, डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है ताकि वो अपना सेंस को
कंप्लीट कर ले, यानी अपने थॉट, अपने मानी को कंप्लीट कर ले. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, अभी दूसरे बाद में एग्जांपल में डिटेल में और भी करेंगे. राइट नाउ प्लीज राइट इट डाउन द डेफिनेशंस, वी विल गो अहेड. पॉज द वीडियो प्लीज. ओके गाइस, लुक एट हियर प्लीज. गाइस लुक एट द बोर्ड. हमने क्या कहा था कि क्लॉज के कितने अक़साम हैं? 2 अक़साम. कौन कौन से हैं? शाबाश, हमने डिफिनीशन अभी किया था. सो डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ओके, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज. T. Okay, sorry. Help me with the spelling. Okay. Okay, yaar, give me the eraser, please. Give me. You also confuse me and. Is it right now? Okay. So dependent clause and independent clause. Look at here, please. Dependent clause is a clause that can stand alone. That cannot stand alone but needs another independent clause. ठीक है, वो क्लॉज जो अपना मानी अकेला नहीं दे सकता और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट वो क्लॉज है, अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन. वो क्लॉज जो अकेला खड़ा हो सकता है. इसका मतलब है जो अकेला हम कंप्लीट मानी दे सकता है. इट डज नॉट नीड अनदर क्लॉज, उसको दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, याद रखें, यहाँ पर मैं एक और चीज़ इजाफा करता हूँ. डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज. एक ये चीज हो गया. डिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज. द क्वेश्चन rises here that why this dependent clause is called a subordinate clause. यहां पर एक सवाल पैदा होती है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं? क्योंकि ये क्लॉजेज हमेशा, I'll put it here, a note, a short one. These clauses will always start with subordinate conjunctions. इसको सबऑर्डिनेट क्लॉजेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या होते हैं? शुरू होते हैं. यानी इसके शुरू में, यानी इसके बिगिनिंग में क्या आएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. They will always start, dependent clause will always start with subordinate conjunction. इसलिए हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ना हो तो फिर तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बनेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. Okay, look at the example. I did not teach you yesterday because I was ill. I did not teach you yesterday. I did not write yesterday, but I just say I did not teach you because I was ill. मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं बीमार था. Are you getting it? Now look at it. I did not teach you is independent clause, but because I was ill, क्योंकि मैं बीमार था, यहां पर इस because जो है, because subordinate conjunction है. What is this? Subordinate conjunction. SUB means subordinate conjunction, right? Short form of subordinate conjunction. ठीक है, ये because जो है ये subordinate conjunction, इसके बाद जो क्लॉज आता है उसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज. नो डिपेंडेंट क्लॉज. मैंने यहां पर देख लें,
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। याद रखिए डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जिसके आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए। याद रखिए ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। किसके सामने यानी किसके बिगिनिंग में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है? इस क्लास के आई वॉज एल के पहले बिकॉज आया है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर आप इसको अलहदा कर ले, मसलन अगर आप इस तरह कहे बिकॉज आई वॉज एल, क्योंकि मैं बीमार था, तो क्या हुआ? ये मानी तो कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं बिकॉज आई वॉज एल इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखें कि ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये आप आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ला सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। यहां पर मैंने डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिख लिया, बाद में डिपेंडेंट क्लॉज को लिख लिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर लाऊं और इसको यहां पर लाऊं तो कोई मानी में चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द मीनिंग। लेकिन एक चीज को आप जरूर याद रखें, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज जुमले के शुरू में आ जाए तो उसके बाद कामा जरूर होना चाहिए। मसलन अगर मैं यहां पर लिख लूं बिकॉज आई वॉज एल आई डिड नॉट टीच यू, आई डिड नॉट टीच यू। यहां पर देख लें बिकॉज आई वॉज एल, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने कहां पर ले गया? यहां पर स्टार्ट में। तो अब यहां पर देख लें स्टार्ट में जब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आ जाएं तो यहां पर कामा लाजमी होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कामा, ठीक है। अगर आखिर में आ जाए यू डोंट नीड अ कामा, दैट इज अ सेंटेंस, यू मस्ट हैव अ फुल स्टॉप, ठीक है। Are you getting what I'm saying? इस तरह नहीं कि आप यहां पर भी लिख ले कामा बिकॉज आई वॉज एल, दैट इज रॉन्ग। सो लेट मी राइट अ स्ट्रक्चर फॉर यू, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर आपको बनाता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। I'll put it with the, okay, I'll put it with the blue one, okay. Look at here please, give me the eraser for a while. Look at here, independent C का क्या मतलब है? क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर नो कामा, याद रखें कामा नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए और बाद में डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो फिर कामा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसको मैं इस पर लिखता हूं, अगर डिपेंडेंट पहले आ जाए डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज तो प्लस की जगह क्या होगा? कामा, देयर मस्ट बी अ कामा, आई पुट हेयर मस्ट, oh sorry, okay, just put a comma, there must be a comma। याद रखें इंडिपेंडेंट, मसलन मैं एक एग्जांपल बाद में देता हूं, लेट मी राइट एन एग्जांपल। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास एग्जाम, डज इट नीड अ comma or not? If she works hard she will pass exam, yes it needs a, because independent clause is there। if she works hard, she will pass exam। तो यहां पर if she works hard ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके बाद कामा होना चाहिए। she will pass exam then full stop, okay। next one, she will pass exam if she works hard, do we need a comma here? no, हमें कामा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अभी इसको और भी डिटेल में लिखते हैं, प्लीज राइट इट डाउन फॉर ऑयल, राइट इट डाउन, आई नीड अ बोर्ड टू बी एम्प्टी, शाबाश, राइट इट डाउन जी। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट, जस्ट गिव मी टाइम प्लीज, या। क्लॉज के कितने अक़साम हैं? 2।
कौन कौन से हैं? डिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत हो, और उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। तो कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं? I'll मेक अ चार्ट ऑफ हियर, ओके। सबऑर्डिनेट, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है? जो क्लॉज एफ से शुरू हो जाए, किसे एफ से, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जो व्हेन से शुरू हो जाए, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, जब कोई क्लॉज एफ से शुरू हो जाए या व्हेन से शुरू हो जाए, सही है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, या हु एवर से शुरू हो जाए। ठीक है, इसी तरह वाइल से शुरू हो जाए, बिकॉज से शुरू हो जाए, बिकॉज, आफ्टर से शुरू हो जाए, आफ्टर, एज सून एज से शुरू हो जाए। ठीक है, आफ्टर अ वाइल से शुरू हो जाए, आफ्टर अ वाइल, इससे शुरू हो जाए। तो ये सब कौन से क्लॉजेस होंगे? डिपेंडेंट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, इसी तरह बोध है मैं ओके, आई कैन राइट इट मोर, फॉर एग्जाम्पल which ever, इसमें प्योर रिलेटिव क्लॉजेस होंगे तो बाद में करेंगे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू, इससे अगर शुरू हो जाए, सो एस टू, इससे अगर शो हो जाए, तो ये सब जो हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ठीक है, ये अलामात हैं इसका। ठीक है, दैट से शुरू हो जाते हैं, दैट से। ठीक है, तो जब भी कोई क्लॉज एफ से शुरू हो जाए, व्हेन से, whoever, that, while, because, in order to, after, as soon as, so as to, after a while, whichever, whoever, whenever, wherever, ये सब जो हैं, अगर इन कंजंक्शन से क्लॉजेस शुरू हो जाए तो उन क्लॉजेस को हम क्या नाम देंगे? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन कंजंक्शन से शुरू होते हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं, लुक एट हियर, आई एम गोना गिव यू एग्जांपल। शी कॉल्ड मी while I was having a shower. While I was having a shower. उसने मुझे कॉल किया जब मैं शावर में था या मैं नहा रहा था, राइट। सो शी कॉल मी while I was having a shower. यहाँ पर दो क्लॉजेज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। और आप सोचें विच वन इज दोज हु नो, राइज योर हैंड जी। She called me as independent. शाबाश, शी कॉल्ड मी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये यहां पर ना तो कोई इसके साथ कंजंक्शन है, ठीक है, और ये कंप्लीट मान ही देता है, शी कॉल्ड मी। नेक्स्ट वन ये क्या होगा फिर? दिस वन, व्हाइल आई वाज हैविंग अ शावर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, INDC मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यू स्टैंड अप प्लीज, यू से अंडरस्टैंड। I went to masjid after I took lunch. I went to masjid. It is a independent class after took lunch.
After I took lunch. Took lunch, please. Good, good. I went to masjid. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है. और आफ्टर आई टुक लंच, ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है. सही है. अगर ये आफ्टर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इधर पहले आ जाए तो फिर कॉमा लगाएंगे. आफ्टर आई टुक लंच, फिर कॉमा, फिर कहेंगे आई वेंट टू मस्जिद. ठीक है. यानी डिपेंडेंट क्लॉज जब शुरू में आ जाए तो कॉमा लगाएंगे, अगर आखिर में आ जाए तो कॉमा की जरूरत नहीं होती. राइट. सुनो. ओके. Do you understand now? Yes. There is no problem. Now coming to this independent clause. Independent clause को हम दूसरा जो नाम देता है उसको हम कहते हैं main clause. अक्सर ये ईटा और एनटीएस टेस्ट में इस तरह आता है डिफाइन main clause, फिर हमें पता नहीं होता कि ये कौन सा क्लॉज है. तो ये main clause का दूसरा, इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है main clause. इसका जो तीसरा नाम है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज. ये प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि स्कूल का इंचार्ज प्रिंसिपल होता है. इस तरह जुमलों का इंचार्ज जो है वो मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज. इट मीन अ सेंटेंस इंचार्ज इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. राइट. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है. यहां पर कोई अगर सवाल है तो प्लीज ask question one by one, then we will make it finish, please. We'll put some 2 more points, then we'll make it finish. Ji. Sir, if we put subordinate conjunction at the first, sir, if we put it at the beginning, does it give a proper sense? Yes, मैंने आपको कहा था, याद रखें, इस तरह नहीं कि आप इस तरह कर लें. अगर आपका सवाल इस तरह है, listen to me, अगर आप कहते हैं अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज हम जुमले के शुरू में लिख लें और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी, जिस तरह मैंने फार्मूला में लिखा था. ठीक है. यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज फिर डिपेंडेंट क्लॉज फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो नो चेंज विल अकर इन द मीनिंग. एग्जांपल आई विल गिव. इफ शी वर्क्स हार्ड, शी विल पास द एग्जाम. Are you getting it? And she will pass the exam if she works hard. No change in the meaning. मीनिंग में, मानी में कोई तब्दीली नहीं आती. आर यू गेटिंग दिस? योर क्वेश्चन इज दैट, आपका जो क्वेश्चन वो इस तरह, वो कह रहे हैं कि ये जो इफ है ये हम इसके साथ लगा सकते हैं. नो, इट विल ऑलवेज कम विद द डिपेंडेंट क्लॉज. ये मार्कर्स होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के, यानी इससे हम, ये सिंबल्स होते हैं, अलामात होते हैं किस चीज की? डिपेंडेंट क्लॉज की. दीज आर डिपेंड. अगर आप इसको हटा दे फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है. मसलन मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं. इफ शी मैक्स नॉइज, ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. अगर इसको मैं हटाता हूं इफ को, तो फिर क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो शर्त डिपेंडेंट क्लॉज के लिए क्या है कि उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, देयर मस्ट बी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आते तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये तो शी मेक्स नॉइज, ये तो कंप्लीट मानी देता है फिर. सो देयरफॉर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के लिए, यानी डिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शर्त है. देयर मस्ट बी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. Are you getting this? लेकिन इस तरह नहीं कर सकते. इसका क्वेश्चन ये है कि सर इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम इंडिपेंडेंट के साथ लगा सकते हैं. हाँ लगा सकते, तो फिर तो ये डिपेंडेंट बन जाएगा. एग्जाम्पल आई विल, फॉर एग्जाम्पल आई मेक अब्लूशन और ओके आई स्टडी. सो अगर मैं आई स्टडी कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट, आई स्टडी. अगर इसके साथ मैं सबऑर्डिनेट ऐड कर लो इफ आई स्टडी, तो फिर क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट. अभी इस डिपेंडेंट के लिए फिर एक डिपेंडेंट की जरूरत होगी. इफ आई स्टडी आई विल पास माई एग्जाम. आर यू गेटिंग इट? रिमेंबर, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इससे हम हटाएंगे, इफ वी रिमूव देम इट बिकम्स इंडिपेंडेंट. अगर इसके साथ हम लगाते हैं तो फिर ये डिपेंडेंट बन जाते हैं. आर यू गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल्दो, दाउ, ये सब जो है
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कल मैं 50 कंजंक्शंस आपको लिस्ट दूंगा, सही, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। आई डोंट हैव टाइम टू राइट इट डाउन प्लीज नाउ। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? ओके जी, विच वन? यहाँ पर अक्सर ये इसने जो सवाल किया है, कहते हैं डिफिनीशन जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इट इज अ पैसिव स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? इट इज अ पैसिव स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पर एक चीज ये लिख लूं, फॉर एग्जांपल अ मैन, I'll put it here, sorry I was shaking, the man that teaches English is my brother. The man that teaches English is my brother. The man that teaches English is my brother. याद रखें, मैंने कहा था कि अगर that पर शुरू हो जाए, that teaches English is my brother. So what is this? It is an dependent clause. It's called a noun clause. It explains actually the man. Now we are going to do that. Okay, any question about this? What do you want to write? Have you written? Okay, give me the eraser please. Erase this. No, this only this. Look at the board please. डिपेंडेंट क्लॉज में 4 किस्म के क्लॉज होते हैं, वो हम नहीं करते। नाम लिखूंगा लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? जब तक हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, फ्रेज कंप्लीट कर ले तो बाद में इन चीज़ों का आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको उस चीज़ों का पता नहीं होगा तो फिर आप यू वोंट बी एबल टू लर्न दिस, फिर आप इसको नहीं सीख सकते, राइट? सो इनके डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के 4 अक़साम होते हैं। एक को हम कहते हैं नाउन क्लॉज। क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज। दूसरे को हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तीसरे को हम कहते हैं पार्टिसिपल क्लॉज, पार्टिसिपल क्लॉज। और चौथे को हम कहते हैं नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, पार्टिसिपल, नो एडजेक्टिव क्लॉज, ना वर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज के 4 अक़साम हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, पार्टिसिपल क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, कल के क्लास में कल तो किस चीज़ का क्लास है? तो साइकोलॉजी क्लास के बाद में करेंगे, सही है, बिकॉज देयर मस्ट बी रेगुलर क्लास ऑफ दिस, अ शॉर्ट वन, नॉट दिस वन टाइप। ओके, टुमारो विल बी द क्लास। कल जो क्लास होगा याद रखे वो होगा ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इसके बारे में क्लास होगा। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट। जुमले के आखिर में जब भी चीज़ें आते हैं, मसलन ही एट द एप्पल, ये जो एप्पल है या तो ये ऑब्जेक्ट होगा या तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन वेरी डिटेल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।